हेलो हेलो। ओके चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आकाश भी आपके सामने हूं बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे एनवायरमेंट की बात कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, और आज हम यहाँ पे पर्यावरण के अंदर हमारा जो टॉपिक है उसमें बहुत डिटेल से कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैं बता दूं साथियों कि हम यहाँ पे एनवायरमेंट की बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि एनवायरमेंट के अंदर मैंने आपको पोल्यूशन पढ़ा दिया है, हमने यहाँ पे साथियों जो प्रदूषण है वो पढ़ लिया है। आपके आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की हम जब बात करेंगे तो उसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में ही साथियों आपकी एनवायरमेंट दी गई है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको जो टॉपिक से पढ़ा रहा हूं, तो उसी टॉपिक में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट का ही क्वेश्चन है ये, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, बहुत सारी अच्छी कंसेप्ट हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं, और एग्जामिनेशन में आगे संभावना भी है कि यहाँ से आपके और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। तो पहले मुझे जरा बता दो कि मेरे कमेंट पहले कमेंट में जरा बता दो कि मेरी आवाज प्रॉपर्ली है, और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ देखिए मालक। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में साथी। तो एनवायरमेंट में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए आपको पहले एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी, सर जलवायु होती क्या है। देखो हम जब बात करते हैं तो तीन से चार चीजें आपको समझनी पड़ेंगी पहले बहुत ही बड़े तरीके से। देखो आप लोगों ने साथ में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं मौसम। आपने ये शब्द भी पढ़ा होगा भैया कि एक होता है जिसे बोलते हैं मौसम, है ना। एक होता है साथ जिसे बोलते हैं ऋतु, क्या बोलते हैं ऋतु बोलते हैं, और एक होता है साथ जिसे बोलते हैं जलवायु, क्या बोलते हैं जलवायु बोलते हैं। तो जैसे देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे मौसम को लेकर, आप सबने पढ़ा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम देखिए साथ हमारे पास हो जाता है वेदर, क्या होता है वेदर हो जाता है। अगर देखिए मैं बात करता हूँ ऋतु को लेकर, तो ऋतु साथ हमारे पास बनती है सीजन, क्या बनती है सीजन बनती है। और एक होता है साथ जिसे बोलते हैं जलवायु, क्या बोलते हैं जलवायु कहते हैं। और जलवायु की हम जब बात करेंगे बालक, तो जलवायु को कहा जाता है क्लाइमेट, क्या बोलते हैं क्लाइमेट कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो एक जैसे होते हैं अलग अलग होते हैं। सिंपल सी बात है, हम जब बात करते हैं साथ यहाँ पे जलवायु के बारे में, तो जलवायु यहाँ पे ऋतु मौसम एक है, अलग अलग है अलग अलग है। अब इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं ध्यान से। मौसम की बात करते हैं, मौसम जो होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे बादल छा जाए, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बादल आ जाए, आप खुद ही सोचिए जहाँ पे बादल आ जाएंगे तो आप कहेंगे आज का मौसम बड़ा मजेदार हो गया, आज का मौसम बड़ा रोमांटिक हो चुका है। लेकिन आज मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, आपने आज का मौसम बहुत खराब है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जो बहुत ही कम समय के लिए होता है, जो पल पल बदलता है। मतलब हम जब बात करते हैं मौसम के बारे में, तो मौसम साथ हमारा जो होता है पल पल में बदल जाता है। मान लीजिए सुबह का मौसम अच्छा था, शाम का मौसम खराब हो जाए, सुबह गर्मी बहुत ही शाम को बरसात हो जाए। तो मौसम के बारे में आप ये समझ चुके हैं कि वेदर जो है वो साथ यहाँ पे सडन चेंज होते हैं, मतलब उसमें सडनली चेंज जाएंगे, उसमें एकदम से परिवर्तन हो सकता है। हम जब बात करते हैं ऋतु के बारे में, सीजन के बारे में, सीजन बहुत लंबे होते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का सीजन जो चल रहा है, गर्मी का मौसम नहीं है, गर्मी का सीजन है। तो गर्मी के सीजन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो महीने आएंगे वो गर्मी वाले आएंगे, वहाँ पे टेंपरेचर हाई रहेगा। गर्मी सर्दी का सीजन आ चुका है, तो सर्दी के सीजन का मतलब होता है कि कम से कम 2 से 3 महीने सर्दी रहेंगी, टेंपरेचर डाउन रहेगा। बरसात का सीजन है, बरसात रहेगी। तो सीजन जो होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है, आप समझिए। तो सीजन जो होते हैं साथियों वो यहाँ पे समय अंतराल आते हैं, समय के साथ आते हैं से, तो उनमें एक निश्चित समय होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मई जून के बारे में, तो मई जून का महीना जो भारत में होगा वो गर्मी का मौसम होगा, गर्मी का सीजन होगा, उसमें सर्दी पड़ ही नहीं सकती है। आप बोले कि मई जून के महीने में कहीं भयंकर बर्फबारी हो जाए और भयंकर सर्दी पड़ जाए, टेंपरेचर -2 डिग्री हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो ऋतु होती है, जो सीजन होती है बेटा, वो समय के साथ चेंज होती है, और ये जो होती है काफी लंबे समय तक चलती है। ये चलती है लॉन्गर ड्यूरेशन तक, मतलब यहाँ पे लगने वाला जो समय अंतराल है बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, तो ये चलती है लॉन्गर ड्यूरेशन तक। आप समझ गए। तो यहाँ पे एक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मौसम में और ऋतु में जो डिफरेंस बनता है, वो बनता है यहाँ पे किसको लेके, तो वो बनता है साथियों बेसिकली यहाँ पे किसको लेके, बताओ जल्दी से। तो वो बनता है यहाँ पे हमने बता दिया, ये बनता है यहाँ पर समय के साथ। अब आता है यहाँ पे जलवायु, अब आता है क्लाइमेट को लेके। अभी क्लाइमेट क्या चीज है देखो, तो क्लाइमेट की हम जब बात करेंगे तो डेफिनेशन दी जा रही है। डेफिनेशन क्या है, पढ़ो जरा ध्यान से कि क्लाइमेट की हम जब बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेदर पैटर्न में परिवर्तन होता है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जगह से जगह बदलती है। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, अब मैं बात करता हूं जैसे किसके बारे में, फॉर एग्जांपल ऋषिकेश के बारे में। तो अगर कोई यहाँ पे ऋषिकेश की बात करता है तो वहां की जलवायु बड़ी मजेदार है, क्योंकि वहां पर साल भर में एक जैसा मौसम रहता है, आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कहीं पर मौसम बहुत सुहावना है, जैसे मैं बोलता हूं बेंगलोर के बारे में, तो बेंगलोर के अंदर यहाँ पे जो मौसम रहता है एक जैसा रहता है, मतलब सुबह शाम दोपहर में एक ही जैसी कंडीशन बनी रहती है। वहां पे सीजन भी बदल जाते हैं कि सीजन में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। यहाँ पे बेंगलोर में साथियों ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, बरसात भी नॉर्मली पड़ती है। तो हम जब बात करते हैं जलवायु के बारे में, तो जलवायु जो होती है साथियों ये जगह से बदलती है, मतलब ये प्लेस टू प्लेस बदलती रहती है, आप समझ गए। तो हर जगह की जलवायु कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो आप कहेंगे सर स्थान के साथ बदलती है, कैसे बदलती है, स्थान के साथ बदलती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल स्थान के साथ यहाँ पे चेंज होती है। अब मैं कोई बताना चाहता हूँ साथियों, जो जलवायु होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मौसम पर डिपेंड करती है, आप समझ गए। जलवायु जो होती है वो मौसम पर डिपेंड करती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं का मौसम बरसात वाला है, मौसम मतलब सडनली बरसात होना शुरू हो गई। अब वहां पर लंबे समय से बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, तो हम ये कहेंगे सर वहां की जलवायु कैसी बरसात वाली है। जैसे बात करते हैं भारत में चेरापूंजी के बारे में, तो चेरापूंजी में क्या होती है, बरसात ज्यादा होती है, आप समझ गए। अगर मैं जाता हूं कहां पर, यहाँ पे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे जो मौसम रहता है गर्म रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, गर्मी हमेशा रहेगी। तो वहां की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु मतलब कि वहां की जलवायु में साथियों यहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा है। ठीक है, अगर आप आते हैं मध्य प्रदेश में मालवा के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा का क्षेत्र है वहां का मौसम बड़ा सुहावना रहता है, हसीन जलवायु है, मतलब ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। तो वहां की जलवायु कैसी होती है, सम जलवायु होती है, जिसे हम मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये बात आप समझो कि जलवायु जो होती है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है, पर्सन वो यहाँ पे प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। तो आपको इन तीनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैंने बता दिया। अब हम किसी बात करते हैं, बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज होता है जरा समझो। जैसे मान लो कि कुछ क्षेत्र है जहां पे साल भर यहाँ पे क्या रहता है, हरी भरी घास रहती है, साल भर हरी भरी घास रहती है, मतलब कि वहां पर सडनली जो टेंपरेचर है ना ज्यादा अधिक है ना ज्यादा कम है। तो जब टेंपरेचर ज्यादा नहीं होता ना ज्यादा कम होता है, तो वहां पे खेती बाड़ी बढ़िया होगी, वहां पे खेती बाड़ी भी ज्यादा है, वहां पे घास के मैदान मिलेंगे। अब सोचो जरा सडनली क्या हो जाए कि सडनली वहां पे गर्मी पड़ना शुरू हो जाए, भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाए, दिन रात गर्मी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं साथियों वहां की जगह के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे खराब होता है कि जब यहाँ पे मौसम में परिवर्तन हो जाए, आप समझिए मौसम में परिवर्तन हो रहा है और मौसम काफी लंबे समय तक वैसा बना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक मौसम में लंबे समय तक नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए कि आप रहते हैं कहां पर, जम्मू कश्मीर में, या आप रहते हैं मान लीजिए ऋषिकेश में। ऋषिकेश में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां का मौसम बड़ा हसीन है, सुबह का मौसम बरसात वाला, शाम का मौसम और हसीन, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं दिन और रात को दोनों समय गर्मी वहां पे कर दूं और वहां के मौसम में परिवर्तन हो जाए, तो आप कहेंगे कि अब ये जगह बदल चुकी है, इसका क्लाइमेट बदल चुका है। अब इसके यहाँ पे हम जब बात करते हैं जलवायु में परिवर्तन हो चुका है, तो उस हिसाब से उसके क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, वहां पे उगने वाले जो फल है, उगने वाले जो पेड़ पौधे में परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो काफी लंबे समय तक जब यहाँ पे वेदर में परिवर्तन होता है, काफी लंबे समय तक जब यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। ये सारी बातें, तो जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि जब काफी लंबे समय तक मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाए, उसे बोलते हैं सिंपली भाषा में जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गर्म होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि या तो चीजें गर्म हो जाती हैं, या चीजें ठंडी हो जाती हैं, या चीजें बरसात वाली हो जाती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे भारत के अंदर यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है। जैसे अप्रैल और मई के महीने में मैंने ओले गिरते देखे हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर कभी मैंने ओले नहीं देखे थे। मैंने देखा साथियों कि अक्सर बरसात होती है, किन क्षेत्रों में कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रही है और कहीं कहीं क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है। बरसात या तो जल्दी आ रही है फिर लेट आ रही है, गर्मियां जो है सामान्य से तेज हो रही है, ठंड भी सामान्य से कम होती जा रही है। तो ये सारा का सारा जो परिवर्तन है इसी को हमने नाम दिया, जिसे बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, कि उसके मौसम में परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, ये सारी बातें जल्दी बताऊं कमेंट के अंदर। हाँ बेटा, मैं एक्चुअली सीन किया था कि 2-3 दिन से बाहर था, तो इस कारण से हमारी लाइफ क्लास नहीं पाई थी। तो मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा सा बुरा मान चुके होंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको कंपेंसेट कर लूंगा। ठीक है, किसी पारिवारिक कारण से मैं बाहर था थोड़ा सा। चलो बताओ जल्दी से कमेंट के अंदर।
क्लाइमेट चेंज क्या होता है इस बात को जरा समझ गए। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर यहाँ पे जलवायु परिवर्तन है, साथ ही सिंपली भाषा में कहा तो मौसम में होने वाला लंबा परिवर्तन है। अब देखिए हम जब बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे पास में दो सम्मेलन है। हुआ क्या था कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि हुई, तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में संसाधन की मात्रा कम होती चली गई। तो लोग लगा कि अगर इसी प्रकार से संसाधन कम होते चले जाएंगे, हम पृथ्वी का ह्रास करेंगे, ह्रास मतलब कि पृथ्वी के जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जलवायु में परिवर्तन बड़े लंबे समय तक खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सुनते चलना ध्यान से मैं जो बताने वाला हूं। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर दो सम्मेलन हुए हैं। दो सम्मेलन मतलब सम्मेलन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन दो सम्मेलन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सम्मेलन है साथ ही जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये याद कर लीजिए ध्यान से। तो पहला सम्मेलन कौन सा हमारे पास में स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 है, और फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है बेटा उसका नाम है रियो समिट 1992, जिसको हम यहाँ पे अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो दो समिट है किसके ऊपर है? ये दो समिट है हमारे पास में क्लाइमेट चेंज को लेकर। अभी तो मैं बता दूं कि बहुत सारे समिट हो चुके हैं, बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था या पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तन को लेकर यहाँ पे दो समिट, दो कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में पेरिस कन्वेंशन हुआ है, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं आपको वो बात बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बारे में। आ जाओ, देखो सुनते चलना ध्यान से, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन यहाँ पे 1972 के बारे में। आओ देखो, यूरोप के अंदर यूरोप के अंदर कंट्री पड़ती है जिसका नाम है स्वीडन, और स्वीडन के अंदर बेटा यहाँ पे राजधानी क्षेत्र है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम। ठीक है, अब देखो तो हम जब बात करेंगे तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 यहाँ पे मानव के द्वारा पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया सम्मेलन था। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने देखा कि दुनिया भर के जो देश हैं वो जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, तो तरक्की के साथ साथ में विश्व के अंदर पर्यावरण पे नुकसान बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा एक काम करते हैं, मीटिंग कर लेते हैं ताकि हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपने विकास की जो स्पीड है उसको मेंटेन कर सके। तो इसके लिए 1972 के अंदर 1972 में पहली बार सम्मेलन किया गया, और ये सम्मेलन हुआ था भैया 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में सीधी सीधी पूछी जाती है कि यहाँ पे जो सम्मेलन था, ये जो कन्वेंशन था कब किया गया था? तो ये कन्वेंशन हुआ था 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक। कहां हुआ था? स्टॉकहोम, जो पड़ता है स्वीडन में। ठीक है, ये सारी बातें। अब क्योंकि स्टॉकहोम में किया गया तो इसका नाम पड़ा स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972। अब जरा समझो, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया सबसे पहला यहाँ पे बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। मतलब इससे पहले इतना बड़ा सम्मेलन जहां पे दुनिया भर के सभी देशों के जो नेतृत्व करते थे वो आए थे, बैठे थे और साइन किए थे, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित पहला जो बड़ा वैश्विक सम्मेलन है उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये सारी बातें, और इसी के अंदर यहाँ पे स्टॉकहोम घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र का मतलब है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है साथियों, ये सम्मेलन के अंदर यहाँ पे जो बात रखी गई थी, जो प्रस्ताव रखे थे, वो प्रस्ताव यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सहयोगी देश थे और जो भी अन्य देश इसको पालन करेंगे, अगर पालन नहीं करते हैं तो उन पे उचित कार्रवाई है जो की जा सकती है, तो उसे ही बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल जितने भी देश थे उन सब ने उसको फॉलो किया। और इसी के बाद एक यहाँ पे दिवस मनाया जाता है जो है पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तभी मैंने कहा था कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाते हैं, विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया जाता है, ये 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, कंफर्म है। देखो ये स्टॉकहोम सम्मेलन की यहाँ पे फोटो नजर आएगी। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के द्वारा विश्व का सबसे पहला और विश्व का सबसे बड़ा जो सम्मेलन था पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, तो ये है क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन की घोषणा पत्र को, जो घोषणा पत्र यहाँ पे आया, जो डिक्लेरेशन यहाँ पे आया, उसे पर्यावरण संरक्षण का साथ मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब सर ये मैग्ना कार्टा शब्द क्या है? देखो मैं छोटा सा पॉइंट बताऊं आपको, दो से तीन चीजें हैं जो मैं रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं। देखो ध्यान से, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी के अंदर साथ यहाँ पे हमारे संविधान के बहुत सारे भाग हैं, उनमें से भाग 3 है जिसे बोलते हैं पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 3 के अंदर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। और आपको पता होना चाहिए साथ कि भारत के जो मूल अधिकार हैं उन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा। सर मैग्ना कार्टा मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जो यहाँ पे अधिकार हमें लिखित रूप से दिए गए हैं। सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये ब्रिटेन में किया गया था। बात है 12वीं शताब्दी की। तो ब्रिटेन के राजा थे यहाँ पे किंग जॉर्ज। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। तो नागरिकों ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, आप हमें जो अधिकार दे रहे हैं उसको लिख के दीजिए। लिख के दीजिए मतलब उसको लिखवाइए और ठप्पा लगाइए। तो पहली बार यहाँ पे जो अधिकार थे वो लिखित रूप में दिए गए थे, मतलब रिटन फॉर्म में दिए गए थे। इसी प्रकार से यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बातें कही गई वो मुंह ज़बानी नहीं थी। ऐसा नहीं कि किसी नेता ने आया और डिक्लेयर कर दिया कि मैं मुंह ज़बानी बताता हूं ना। यहाँ पे जो बातें कही गई, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन किया गया, यहाँ पे जो घोषणा की गई उनको लिखा गया, और लिखने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। और इसलिए से क्या बोलते हैं साथियों, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब आने वाले जितने भी यहाँ पे कन्वेंशन हुए, आने वाली जितनी भी यहाँ पे डिक्लेरेशन की गई थी, उन सबके लिए बेस बना कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। तो ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी सम्मेलन के अंदर यहाँ पे स्थापना होती है किसकी साथियों? यूएनईपी की। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। बताओ कि यहाँ पे यूएनईपी की स्थापना कब की जा रही है? तो यूएनईपी की स्थापना की जा रही है 1972 में। अब आपके सामने क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है सर, ये हमारे पास में जो यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्टार्टिंग की जा रही है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है उसके साथ उसका जो हेडक्वार्टर है ये पड़ता है केन्या के नैरोबी शहर में। ठीक है, तो ये सीधे सीधे फैक्ट आपसे पूछेंगे। एक सेकंड, आपके कमेंट्स में शो नहीं हो रहे बेटा, एक मिनट जरा प्लीज तो नहीं हो रहे। देखो से, तो मैंने आपको बताया कि इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसी के साथ में यहाँ पे यूएनईपी की स्थापना की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की जा रही है, जिसका मुख्यालय बेटा कहां पर है? केन्या के नैरोबी में है। गलती मत करना, पहले बताऊं। ठीक है, चलो अब क्योंकि इस सम्मेलन की शुरुआत यहाँ पे 5 जून को की गई थी, सिंपल सी बात है, और इसलिए 5 जून को साथ में मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा, ये बताओ कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ये याद रखना। और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत यहाँ पे किस सम्मेलन के बाद है जो की जा रही है? तो ये की जा रही है साथियों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद, 1972 के बाद। ठीक है, अब आते हैं सर भारत का रोल क्या था। देखो 1972 की हम बात करेंगे तो उसमें देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी कहने के राष्ट्रीय सम्मेलन की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का जो नेतृत्व किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। तो भारत की तरफ से इसमें पहली बार शामिल किया, भारत की तरफ से इसमें शामिल होने वाली जो व्यक्ति थे वो इंदिरा गांधी जी स्वयं थी। तो इंदिरा गांधी जी स्वयं यहाँ पे गई थी संयुक्त राष्ट्र के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में जो स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने साथ इस सम्मेलन में भाग लिया था, और सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत इसका सदस्य देश बनाया, मतलब भारत ने लागू भी किया है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं जो बन जाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर सारी बातें, तो गलती मत करना। पहला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। इसकी शुरुआत यहाँ पे किस सम्मेलन के तहत की जा रही है? स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत की जा रही है। इसमें किसकी स्थापना की गई थी? कौन सा? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। कब? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर पड़ता है केन्या के नैरोबी में। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने बता दिया। और इसके डिक्लेरेशन को, इसके द्वारा जो साथी घोषणा पत्र बनाया गया उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये बहुत प्यारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सम्मेलन के मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट बता दिए, जरा सुनते चलना ध्यान से। अच्छा एक चीज बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 16 जून तक था। अच्छा सुनते चलना ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों यहाँ पे डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 16 जून है तो डेट को लेकर कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 14 जून तक था, 14 जून तक नहीं था बेटा, 16 जून तक ही चला था। ठीक है, देखो तो हम जब बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में तो स्टॉकहोम कन्वेंशन यहाँ पे दिया जा रहा है 1972 में। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया था 5 जून से लेकर 16 जून तक हुआ था, स्वीडन के अंदर हुआ था स्टॉकहोम के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला वैश्विक सम्मेलन था। मैं बता चुका हूं, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी भी थी। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पड़ता है? केन्या के नैरोबी में पड़ता है। यहाँ पे साथ यूएनईपी की स्थापना की जा रही है, और 5 जून को क्या मनाया गया था? यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसी के बाद में। मतलब जितना हमने पढ़ा ये सारा का सारा पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे सम्मेलन है जिसका नाम है रियो सम्मेलन, जिसे बोलते हैं रियो समिट। इसे हम यहाँ पे अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। अब बात को चलते हैं थोड़ा सा आगे। पहले बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ की बातें पूरी क्लियर नहीं, बोलो है ना प्लीज, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ की बातें पूरी क्लियर नहीं है। मतलब जितना पढ़ा रहा हूं ना आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना इतना सफिशिएंट है।
चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे रियो समिट के बारे में। देखो यहाँ से आपको बताओ साथियों, ब्राजील देश पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो ब्राजील का बहुत ही फेमस यहाँ पे क्षेत्र है जिसका नाम है रियो डी जनरे। अच्छा मैं बात करूँ यहाँ पे रियो डी जनरे के बारे में, तो वहाँ पे 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक समिट हुआ था, और इसी समिट को बोलते हैं रियो समिट। रियो डी जनरे में हुआ था, तो रियो डी जनरे के नाम पे इसका नाम पड़ा, कौन सा बेटा, रियो समिट। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो रियो डी जनरे के नाम पे समिट हुआ जिसे बोलते हैं रियो समिट, ये बात आप यहाँ पे समझो। अब सुनो ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूँ। रियो समिट की हम जब बात करेंगे तो इस समिट का जो ऑफिशियल नेम है वो है यहाँ पे यूएनसीईडी। इसका जो आधिकारिक नाम है ये पूछेंगे आपसे कि बताओ भैया कि जो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम मतलब ये जो समिट हमारा कराया गया था, ये जो हमारी बैठक हुई थी, इस समिट को कोई ऑफिशियल नेम तो देंगे, आधिकारिक नाम तो देंगे, बिल्कुल देंगे। इसका जो ऑफिशियल नेम है साथियों वो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, गलती करना पहले बताऊं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, इसका ये ऑफिशियल नेम था। मतलब अर्थ समिट जो रियो डी जनरे में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जनरे में किया गया था, इसका ऑफिशियल नेम दिया जा रहा है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंटल एंड द डेवलपमेंट। तो ये इसका ऑफिशियल नेम है जो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इस समिट का ऑफिशियल नेम क्या है, ऑफिशियल नेम यहाँ पे दिया जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ समिट कहते हैं। इसी साथियों एजेंडा 21 भी कहा जाता है, अभी मैं उसी पर आऊंगा, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे तो इस सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था, कहा जाता है कि उस समय 178 तो 178 देशों ने इस समिट में भाग लिया था। तो यहाँ पे 178 देशों ने भाग लिया था, और इसी समिट को पहली बार यहाँ पे अर्थ समिट भी कहा गया। अर्थ समिट का मतलब क्या है जरा समझना। रियो डी जनरे में जब सम्मेलन हुआ ना, तो सम्मेलन में कहा गया कि भैया ऐसा है कि हमारे पास ना पृथ्वी रहने के लिए एक ही है, हमारे पास दूसरी पृथ्वी नहीं है, और यदि पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, गंदगी बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बार यहाँ पे पृथ्वी को बचाने के लिए संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे, और यहाँ पे एजेंडा बनाया गया। एजेंडा मतलब हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट फोकस करने पड़ेंगे जिसके कारण पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बार 21 एजेंडा की बात करेंगे, तो इसे एजेंडा 21 भी नाम दिया गया, जिसमें 40 टॉपिक थे, जिसमें 40 पॉइंट की बात की गई थी। अब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि किसके अंदर पृथ्वी को बचाने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया, तो इसे हम एजेंडा 21 कार्यक्रम भी कहते हैं, ठीक है। इस एजेंडा 21 कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने की बात की गई थी। अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे शब्द आने वाला है जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे कटेगा थोड़ा सा, हिंदी वाला बच्चे तो पढ़ लेंगे, हिंदी वाले बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, पहले उसको देखो ध्यान से। तो इस पर्पस, इस एजेंडा का जो पर्पस बेटा होता है यहाँ पे प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि मैं बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो आप सबके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान के अंदर आप यहाँ पे पोल्यूशन को बढ़ाए बिना, मतलब पोल्यूशन को बढ़ाए बिना आप यहाँ पे कैसे हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। मतलब पृथ्वी को बचाए रखने के लिए आप पोल्यूशन नहीं बढ़ाइए, पृथ्वी को बचाए रखने के लिए आप किसी प्रकार से यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए, मतलब आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन इतना बेकार मत करिए कि हमारे यहाँ पे आने वाले संसाधन खत्म हो जाए, या इससे पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हमारी पीढ़ी खत्म हो जाए। उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ पे ग्रोथ करना, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल हम आज को काम कर रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल आज मैंने क्या किया कि जंगल के जंगल काट दिए, तो मैं आज तो नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नुकसान झेलेंगी। अगर मान लो एग्जांपल बताता हूं, जैसे दिल्ली का क्षेत्र है, अगर दिल्ली के क्षेत्र में आज टेंपरेचर इतना बढ़ जाता है, या भारत के उत्तरी क्षेत्र में टेंपरेचर बढ़ जाता है, अगर पहले से प्लान किया जाता कि पेड़ कटाई नहीं करेंगे, जंगल नहीं काटेंगे, तो आज टेंपरेचर कम होता। मतलब यहाँ पे भविष्य का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि यहाँ पे नुकसान ना पहुंचे, किसके लिए, पर्यावरण को, बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसकी जो नुकसान होते हैं वो आने वाली पीढ़ियों पर ज्यादा पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि हम जब बात करते हैं तो किसमें पहली बार यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो 1992 के अंदर जो रियो सम्मेलन हुआ है उसकी बात की जा रही है। देखो ध्यान से, तो मैं बता चुका हूं ये कहां पे हुआ था। तो ये हुआ था साथियों रियो डी जनरे में, जो कहां पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। पहला पॉइंट कब से कब तक हुआ था, 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक ये सम्मेलन किया गया। अच्छा ये इसका ऑफिशियल नेम क्या था, ऑफिशियल नेम है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जिसे बोलते हैं यूएनसीईडी। ये नाम पूछेंगे आपसे कि रियो डी जनरे का पूरा, रियो डी जनरे में जो अर्थ समिट हुई है उसका ऑफिशियल नेम बता दो, उसका ऑफिशियल नाम बता दो। तो ऑफिशियल नेम इसका ये दिया जा रहा है। अच्छा इसे किस नाम से जाना गया, इसे बोलते हैं अर्थ समिट, इसे बोलते हैं पृथ्वी समिट। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 178 देशों ने, ठीक है। और इसमें किसकी बात की जा रही है, सबसे पहले इसमें बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसे बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। तो सतत विकास की बात यहाँ पे की गई है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कोई दिक्कत किसी प्रकार से इसके अंदर, ठीक है बेटा। मैं काम करता हूं, क्लास के बाद उसको बात लेता हूं, ठीक है आपसे, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, मैं क्लास के बाद उसको बात लूंगा। चलो तो ये हमने बात यहाँ पे समझी। अब जरा पॉइंट को देखो ध्यान से। अब देखिए हम बात करते हैं इसके मेन आउटकम्स के बारे में। तो इससे साथ क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 बोलते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 21 यहाँ पे पैरामीटर्स की बात की जा रही है। तो गलती मत करना, पहले बताओ, ठीक है। तो 21 पैरामीटर्स की बात है जो इसमें यहाँ पे की जा रही है, बाकी सब पॉइंट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो 21 पैरामीटर्स की बात हमने की है। हाँ एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि एजेंडा 21 में टोटल कितने चैप्टर्स थे। तो एजेंडा 21 में टोटल यहाँ पे 40 चैप्टर थे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि ये बताओ कि जो एजेंडा 21 हमने पढ़ा है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स की बात की जा रही है। तो टोटल यहाँ पे 40 चैप्टर्स हैं, 40 पॉइंट्स हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया था। ये हमारे पास में रियो समिट, ये पॉइंट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात है जो बता दी, गलती मत करना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में साथियों, ओजोन की परत के बारे में, कि ओजोन की लेयर क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो। अब जानते हैं कि ओजोन की जो लेयर है बड़ी मजेदार है। अब ये है क्या, किस तरह से है, और उसको जरा समझते हैं। ओजोन के बारे में देखो, आपको मैं बताऊं कि हमारी पृथ्वी पे ना बहुत सारी परतें मिलती हैं। तो पृथ्वी के सबसे नीचे मिलने वाली परत जिसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर यहाँ पे पाई जाती है जिसे बोलते हैं समताप मंडल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो ओजोन परत जो होती है साथियों, ये पृथ्वी के यहाँ पे समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। फैक्ट आप जरा समझना कि ये जो ओजोन की परत कहाँ मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगी, समताप मंडल में मिलेगी, कंफर्म है। तो ओजोन की जो परत होती है वो कहाँ मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कहाँ से कहाँ तक रहती है। तो पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की जो सरफेस होती है ना, तो पृथ्वी की सरफेस से इसकी जो हाइट रहती है, ये तकरीबन 15 से 35 किलोमीटर के आसपास रहती है। मतलब हम जब हाइट की बात करेंगे तो 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर जो हाइट है वो मिलने वाली किसकी, यहाँ पे ओजोन की परत की। तो ओजोन की परत की जो हाइट मिलेगी 15 से 35 किलोमीटर के आसपास मिलती है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है उत्तरी, और मेन काम होता है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषित करना, ताकि पृथ्वी पर इनकी जो रोशनी नहीं पहुंच पाए। अब ऐसा मुद्दा बनता है कि इसका रीजन क्या है, ये क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, इसका रीजन क्या है। रीजन बहुत सिंपल है, सूर्य के द्वारा निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिन्हें बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, जब ये पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाती है ना, तो पहुंचने के बाद साथ में होते हैं भयंकर नुकसान। अगर ये पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा को टच करती है, हमारी सरफेस को टच करती है, इससे स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये हमारी त्वचा पर आती है तो इससे सनबर्न हो सकता है। ये ग्लेशियर्स पे जाती है तो ग्लेशियर्स को पिघला सकती है, टेंपरेचर बढ़ा सकती है, तो बड़ी खतरनाक कंडीशन बनती है। जहां जहां पे ये छेद हुआ था वहां क्षेत्र में साथ स्किन कैंसर, जिसे बोलते हैं त्वचा कैंसर की जो संभावना थी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो सूर्य के द्वारा निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक रेज होती है। तो इनको अवशोषित करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है ओजोन के लेयर के द्वारा। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि ओजोन का जो टेंपरेचर वो थोड़ा सा हाई मिलेगा। ओजोन ठंडी गैस नहीं है, ओजोन का जो टेंपरेचर ज्यादा होता है, क्यों, सूर्य से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब करती है। अब खुद सोचिए कि जो यहाँ पे सूर्य की किरणों को अपने अंदर समाहित कर लेगी, जो सूर्य की किरणों को अपने अंदर ले लेगी, उसका टेंपरेचर बढ़ेगा घटेगा, उसका टेंपरेचर बढ़ेगा, आप समझ गए। तो ओजोन का टेंपरेचर कम नहीं होता बाबू, ओजोन का टेंपरेचर जो होता है वो काफी ज्यादा अधिक होता है। अब एक बात और सुनो, होता क्या है कि ओजोन की जो यूनिट होती है क्या होती है, तो ओजोन के साथ निकालते हैं मोटाई। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि ओजोन की जो परत होती है उसको किस नापते हैं साथियों, तो ओजोन की परत को नापा जाता है डॉप्सन ने। किसमें, डॉप्सन ने। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा
कि ओजोन की परत की जो मोटाई होती है किसमें नापते हैं साथियों, तो ओजोन की परत को जो मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है डॉप्सन में, किसमें डॉप्सन में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ओजोन की परत में छेद हुआ तो हुआ कैसे देखो, तो सूर्य के द्वारा यहाँ पे जो यूवी रेस निकलती है उनको ओजोन की परत क्या करती है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे पृथ्वी पर यहाँ पे इनकी संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि सर ओजोन का छेद होता क्या। देखो आपको मैं बताऊं कि हम बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, देखो ये दिया गया, हम यूज करते हैं किसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिसे बोलते हैं सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम यहाँ पे यूज करते हैं साथियों हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे बोलते हैं HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम बेटा यूज करते हैं हेलोन्स का, हेलोन्स क्या होती है, हेलोन्स होती है हेलोजन से बनने वाली गैस, जैसे मैं बात करता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम यहाँ पे यूज करते हैं CCl4 का, जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो यहाँ पे गैसें होती हैं, ये गैस ऐसी होती है जो यहाँ पे ओजोन की परत में छेद कर देती है। तो हम जब देखिए करते हैं क्या साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं, हेलोन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसी कंपाउंड होते हैं साथियों जो ओजोन की परत, जो ओजोन की रासायनिक संगठन को तोड़ देंगे, क्योंकि इनमें पाया जाता है क्लोरीन। अब जैसे ये अल्ट्रावायलेट से रिएक्शन करती है तो यूवी रे से रिएक्शन करने के बाद ओजोन को तोड़ देती है, तो ओजोन को तोड़ने पर होता है कि ओजोन का छेद हो जाता है बड़ा। मतलब खुद ही सोचो, आप लॉजिकली जरा समझने का प्रयास करना, मैं जो बताने वाला हूं। आप ओजोन का फॉर्मूला ओजोन का फॉर्मूला O3, मतलब तीन तीन क्या है ऑक्सीजन है। आप खुद ही सोचो कि इसमें दो ऑक्सीजन तो रहते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है साथियों अलग हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जाता है। मतलब इन्होंने क्या कर दिया साथियों, ओजोन को तोड़ दिया और इसकी जगह पे क्या गया, देखो इसकी जगह पे क्लोरीन। मतलब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये ऑक्सीजन को तोड़कर खुद क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इससे ऑक्सीजन की जो लेयर होती है, ओजोन की जो लेयर होती है वो टूट जाती है। अब धीरे धीरे जब लेयर टूटेगी तो छेद बड़ा हो जाता है और जितना ज्यादा छेद बड़ा होगा उस एरिया से उतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पे पहुंचेगा। मतलब सूर्य के प्रकाश के साथ साथ में हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं जिसे बोलते हैं यूवी रेज, वो भी पृथ्वी पे पहुंचेंगी और जिन क्षेत्र पे पहुंचेंगी वहां पे कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो सबसे बड़ा छेद हुआ था अंटार्कटिका और यहाँ पे यूरोप के क्षेत्र में हुआ था। एक छेद हुआ था अंटार्कटिका में, आपको बताऊं कि अंटार्कटिका जो पड़ता है साउथ पोल में पड़ता है, आप सबने पढ़ा होगा बहुत ही बड़े तरीके से। तो अंटार्कटिका में छेद हुआ और एक छेद जो हुआ था साथियों वो आर्कटिक सर्कल पे हुआ था, जिसे हम जो नॉर्थ पोल के पास पड़ता है। अब आर्कटिक सर्कल में ना यूरोप के बहुत सारे देश पड़ते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे 1970s के बाद 80s और 90s में देखा गया कि बहुत सारे लोगों के अंदर यहाँ पे कैंसर की संभावना बढ़ती जा रही है और खासकर स्किन कैंसर की संभावना बढ़ी। जब वहाँ पे रेडिएशन को नापा गया तो ओजोन की मात्रा कम मिली और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वहाँ पे यूवी रेस की मात्रा ज्यादा मिली। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओजोन का डिप्लीशन पहली बार यहाँ पे पता चलता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ओजोन का जब डिप्लीशन पता चला तो वहाँ पे सनबर्न और वहाँ पे देखा गया किसी की मात्रा ज्यादा मिली तो स्किन कैंसर की मात्रा ज्यादा मिली। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो, अगर आप यहाँ पे धूप के संपर्क में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो सबकी एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ऐसे लोग जो काफी लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहते हैं उनका चेहरा यहाँ पे जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो आपको बोलते हैं कि आप जब भी धूप में जाया करें तो आप यहाँ पे सनस्क्रीन लगा जाया करें। सनस्क्रीन क्या करती है साथियों, धूप के रेडिएशन की मात्रा को कम कर देती है। ये बिल्कुल तथ्य से बता रहा हूँ कि आप धूप के सामने काफी लंबे समय तक रहेंगे तो आपका चेहरा यहाँ पे आपकी एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। जो अक्सर बस ड्राइवर होते हैं या फिर धूप में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं आप देखना कि वो समय से पहले जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मतलब 40 साल तक आते हैं तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है, 40 साल तक आते हैं बुढ़ापा शुरू होता है। मतलब क्या मतलब ये कि कहने की एजिंग बहुत फास्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बात मैं बता रहा हूं। चलिए तो हम जब बात करेंगे ओजोन के बारे में तो ओजोन के बहुत सारे काम है। क्या काम है, तो पहला काम तो है कि पृथ्वी पर यहाँ पे जीवन की रक्षा करती है, सही बात है। ओजोन का जो निर्माण होता है साथियों ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स होता है और यूवी क्रिया को बचाता है। अब होता क्या साथियों कि जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं तो इससे ओजोन की परत में हो जाता है छह मतलब छेद हो जाता है और इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है CFC जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। अब मुद्दा बनता भैया ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मिलती कहां पर है, तो सुनो ध्यान से। अब मैं इसी पर देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों बेसिकली मिलती है, ये मिलती है हमारे एसी से, रेफ्रिजरेटर्स में। आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि एसी में, रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में, फ्रिज में हम यहाँ पे यूज करते हैं गैस जिसका नाम है फ्रीऑन। देखो तो यहाँ पे साथ गैस का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं फ्रीऑन गैस, क्या बोलते हैं फ्रीऑन गैस बोलते हैं। और फ्रीऑन गैस होती है हमारे पास में एक तरह की क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा जो पेंट होते हैं, हम जो परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम जो लगाने इससे जो सेट लगाते रहते हैं, ये जो हम परफ्यूम लगाते हैं ये परफ्यूम भी हमें ठंडक पैदा करती है। ये जो ठंडक देने वाले परफ्यूम होते हैं साथियों इनके अंदर भी यहाँ पे फ्रीऑन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। अब जब ये गैसें जो हमारे वातावरण में जाएंगी तो सिंपल सी बात है हल्की होती है, हल्की गैस कहां जाती है, ऊपर जाती है। अब ऊपर जाने के बाद ओजोन से टकराती है, ओजोन के साथ रिएक्शन करती है और ओजोन के अंदर से ऑक्सीजन को हटा के क्लोरीन को घुसा देंगे उसके अंदर और ऐसे ओजोन की परत यहाँ पे टूटना शुरू हो जाती है। आप समझ गए। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है बेटा बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स में से, एसी में से, स्प्रेज में से। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो छेद था वो कहां पे दिखा गया पहले, तो वो दिखा गया यहाँ पे अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में सबसे पहले छेद दिखा गया। अब सीन समझो, जब यहाँ पे अंटार्कटिका और आर्कटिक वाले क्षेत्र में यहाँ पे छेद दिखा गया तो होता क्या कि अंटार्कटिका ना हमारे विश्व में हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा यहाँ पे एक ग्लेशियर वाला क्षेत्र है। अब सोचो कि वहां पे टेंपरेचर हाई हो जाए तो टेंपरेचर हाई होने से कहीं ना कहीं रेडिएशन बढ़ेगा। रेडिएशन बढ़ने का मतलब होता है साथियों वहां पे बर्फ जल्दी पिघलेगी और हालांकि वहां पे रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसमें पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, ऐसे लोग हैं ऐसे जीव जंतु हैं जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे रेडिएशन का असर पड़ेगा तो उनकी प्रजाति खत्म हो सकती है। तो उनको बचाने के लिए साथियों यहाँ पे सम्मेलन किया गया और हमारी बात चली थी उसके अंदर। तो यहाँ पे सम्मेलन होता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो कनाडा में साथियों शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल में 1987 के अंदर इसे यहाँ पे लागू किया गया, इसे यहाँ पे पहली बार सम्मेलन किया गया, इसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताओ कि ओजोन की सम्मेलन, ओजोन की परत के लिए या ओजोन की परत को बचाने के लिए यहाँ पे सबसे पहला कौन सा सम्मेलन है जो किया जा रहा है, तो वो सम्मेलन का नाम है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल नाम का शहर पड़ता है कनाडा के अंदर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यहाँ पे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। लेकिन इसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है 1989 में। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया इसको हमने यहाँ पे लागू किया है, तो लागू हमने जो किया है वो किया है 1989 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि बताओ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यहाँ पे कब लागू किया जाता है, तो लागू किया जा रहा है 1989 में। देखो ध्यान से, तो हम जब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में तो 16 सितंबर 1987 को इसको अपनाया गया था। और यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है ओजोन परत की यहाँ पे रक्षा को लेकर कि हमें ओजोन परत की जो रक्षा है वो यहाँ पे करनी है। तो कनाडा के अंदर यहाँ पे शहर पड़ता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल के अंदर इसको यहाँ पे किया गया था और ये जो था वो वियना कन्वेंशन की बात था। ये छोड़ सकते आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कहा गया कि अंटार्कटिका पे जो ओजोन का छेद हुआ है अभी छेद बढ़े नहीं और हमें कैसे भी करके यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कम करनी है, तो इसके लिए सम्मेलन किया गया। अब इस सम्मेलन के अंदर कहा गया कि जैसे कि जो यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत में छेद करते हैं जिन्हें बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इन्हें बोलते हैं ओडीएस। तो ओजोन की परत में छेद करने वाले जो पदार्थ होते हैं बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको किसी भी तरह से बैन कर दिया जाए, उनको यहाँ पे बंद कर दिया जाए। तो जैसे कि CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनको बंद करने की बात की गई और इनका एक सुरक्षित रूप निकाला गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज भी हम जो फ्रिज यूज करते हैं, जो एसी यूज करते हैं, इसके अंदर भी हम कहने के इसके अंदर भी हम कहने के CFC का यूज करते हैं। ये एक ऐसी CFC है जो ज्यादा मात्रा में खतरनाक नहीं होती। आजकल यहाँ पे हमारे एसी में जो गैस यूज करते हैं वो होती है फ्रीऑन, जो कि R52 या R212 के नाम से जानी जाती है। ये एक ऐसा रूप है CFC का जिससे होने वाला जो खतरा काफी कम हो चुका था। तो वैज्ञानिकों ने कहा भी ऐसा है कि टेंपरेचर बढ़ेगा तो हमें एसी की फ्रिज की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों ना एक ऐसा काम कर लिया जाए कि उसका कम खतरनाक वाला रूप यूज कर लिया जाए। हालांकि ये गैस में खतरनाक होती है लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है जितनी शुद्ध अवस्था में पाई जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्वेश्चन बनता है कि भारत ने इसे कब शामिल किया, तो भारत ने साथियों इस प्रोटोकॉल पे साइन किए थे 1992 में, 1992 में। ये बात आप यहाँ पे समझना। और 16 सितंबर, क्योंकि 16 सितंबर को मीटिंग हुई थी, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ये सीधी सीधी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, ये बात मैंने बता दी, गलती मत करना। पहले बताओ, सीधी सीधी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधी सीधी फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं किसको लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके। अब देखो ये ग्लोबल वार्मिंग बड़ा मजेदार कांसेप्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को लेके। देखो यहाँ से क्या कहा जा रहा है, देखो हमारे पृथ्वी का नॉर्मल टेंपरेचर है। अब मान लो कि पृथ्वी के नॉर्मल टेंपरेचर में बढ़ोतरी हो जाए, और बढ़ोतरी होने से होता क्या है जरा समझिएगा। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर यहाँ पे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, बर्फ है, नदियां हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, पठार हैं, सूखे मैदान हैं, हिमालय जैसे पर्वतमाला है, एंडी जैसे पर्वतमाला है, रॉकी जैसे पर्वतमाला है, जिन्हें हम बर्फीले पहाड़ कहते हैं। अब आप ये जानते हैं कि बर्फीले पहाड़ों में पाया जाता है ग्लेशियर, और उन्हीं ग्लेशियर से बनती है नदियां, और वो नदियां हमारे विश्व के बहुत सारे देशों को सिंचित करती है, संचित करती है, जीवन जीवन रेखा मानी जाती है। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर खासकर उत्तर भारत के अंदर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं, वो हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। अब ये नदियां जो भारत के कितने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, विश्व की बहुत सी नदियां हैं जो विश्व के अंदर बड़े बड़े मैदान और यहाँ पे जनसंख्या उस पर डिपेंड करती है। अब होता क्या है कि टेंपरेचर बढ़ा दिया जाए तो टेंपरेचर के बढ़ने से कहने के बर्फ जल्दी पिघलेगी, बर्फ जल्दी पिघलेगी तो ये सारा का सारा पानी कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो समुद्र के अंदर यहाँ पे जल का स्तर बढ़ेगा, मतलब पानी का जो स्तर बढ़ेगा। अब इससे खतरा यह है कि समुद्र किनारे मिलने वाले बहुत सारे क्षेत्र जो है वो पानी में डूब जाएंगे। जिस स्पीड से यहाँ पे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना भैया, बस अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 आते हैं विश्व के अंदर ऐसे बहुत सारे द्वीप, बहुत सारे शहर और बहुत सारे देश भी हो सकते हैं जो पानी में डूब सकते हैं। आपको नहीं पता सकते, एक देश है तुवालू, तुवालू नाम सुना आपने कभी? नहीं सुना, गारंटी से नाम सर्च कर लीजिएगा जाके। एक देश है तुवालू, तुवालू यहाँ पे 56% डूब चुका है, मतलब 56% डूब चुका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 20 साल के अंदर शायद दुनिया का पहला देश बनेगा जो पूर्ण रूप से डूब जाएगा। तो तुवालू देश डूबने वाला है। जिस स्पीड से यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है साथियों, तो कहा जा रहा है कि हमारे भारत में गोवा, बंबई, सूरत जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले, जो तटीय क्षेत्र में बनने वाले द्वीप हैं वो डूब सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा संभावना, खतरा का संभावना तो है। तो इस खतरे की संभावना को भागते हुए साथियों यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, वैश्विक स्तर के तापमान की बढ़ोतरी की बात की जा रही है। हम जरा समझने का प्रयास करना। देखो हम जिस मंडल में रहते हैं, जिस वायुमंडल में रहते हैं उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, और जितनी भी यहाँ पे घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी वो सब कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, तो होता क्या था, जब ट्रोपोस्फियर का तापमान बढ़ता है, जब यहाँ पे 6 घंटे का तापमान बढ़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं बर्फ के जो पहाड़ है वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिससे समुद्र के जल के स्तर का बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है भैया कि हम जब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये होता क्या है। ये कहा जाता है कि यदि पिछले 100 वर्षों के अंदर, सुनो ध्यान से, जो मैं बताने वाला आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है, अब पता नहीं चलो ठीक है, यहाँ देखो हम जब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है जरा समझिएगा। यदि पिछले 100 वर्षों में अगर पृथ्वी का औसत टेंपरेचर, अगर एवरेज टेंपरेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये बात तो जरा समझना, ये सारी बातें गलती मत करना, पहले बताऊं बहुत एग्जामिनेशन के पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज टेंपरेचर के बढ़ने की बात जो कही जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब सुनो ठीक है। देखो अब मुद्दा बन जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, प्रभाव बता दीजिए एग्जामिनेशन के पॉइंट से। देखो तो प्रभाव की हम जब बात करते हैं तो पहला बड़ा प्रभाव पड़ता है कि बढ़ावा तापमान के कारण ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास में आइसबर्ग होती है, वो यहाँ पे पिघलना शुरू कर देंगी। मतलब ग्लेशियर्स और जो हिमचोटियां होती है पिघलना शुरू कर सकती हैं। आप समझिए छोटी सी बात। दूसरा, इनके पिघलने से यहाँ पे लगातार समुद्र का जो टेंपरेचर बढ़ता रहेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा, है ना। किसी किसी क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी तो किसी क्षेत्र में यहाँ पे कम वर्षा होगी, जहाँ पे सूखा पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, ये मैं बता चुका हूं। देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे जंगलों में कभी आग लग जाती है। आप नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे जंगलों में ऑटोमेटिकली आग लगने की जो संभावना है, जो यहाँ पे केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब होता क्या कि इससे मौसम अनियंत्रित हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से होता है कि कहीं पर तो ये बहुत ज्यादा गर्मी है, तो कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है, तो कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये देखने को मिलेगा। बीमारियां एकदम से बढ़ जाती हैं। देखो होता क्या साथियों कि जब यहाँ पे मौसम अनियंत्रित होता है तो मौसम के अनियंत्रित होने से बीमारी भी बनती है। ठीक है, साथ ही साथ जब यहाँ पे साथियों देखो एक चीज को जरा समझना। अब आपको मैं पॉइंट बताऊं, समुद्र है, अब समुद्र में कैसा पानी मिलता है, खारा पानी मिलता है। अब खारे पानी के हिसाब से मछलियां भी इसमें पाई जाने वाले जीव जंतु भी हैं। अब नोटिस क्या होगा कि जितने जीव जंतु, जितनी मछलियां, जितने प्राणी समुद्र में, इतने जीव जंतु कभी नदी में नहीं पाए जाते, क्योंकि नदी का पानी कैसा मीठा होता है। अब आप खुद ही सोचो कि जब यहाँ पे लगातार बर्फ पिघलती रहेगी तो नदियों का जो साफ पानी है वो समुद्र में जाएगा, इससे समुद्र के अंदर कहीं यहाँ पे पानी की मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन खारा पानी कम हो जाएगा। अब खारा पानी कम होने से जो उसकी नियंत्रण है, उसका जो बैलेंस है, उसका जो इकोसिस्टम खराब हो सकता है। तो समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे प्लांट्स, इन पे खतरा है। क्योंकि ये बात फैक्ट है साथियों कि समुद्र के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु यहाँ पे जो होते हैं खारे पानी के आदि होते हैं। उनका जो इकोसिस्टम बना है वो खारे पानी के हिसाब से बना है, वो सॉल्टी वाटर के हिसाब से बना हुआ है, और इसी कारण से साथियों समुद्र में रहने वाले जीव जंतु की मात्रा कम हो जाती है। तो ये इंपैक्ट है जो नजर आएंगे। ठीक है, ये इंपैक्ट है साथियों जो नजर आएंगे। अब मुद्दा बन सकता है कि भैया कि ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हो रही है। ऐसा क्या फैक्टर है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जैसे हम देखो लगातार यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हैं, कोयला, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, कोयला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगातार जो जीवाश्म ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल का यूज किया जा रहा है, इससे टेंपरेचर बढ़ रहा है। हम जो यहाँ पे पावर स्टेशन में यूज करते हैं सबसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये टेंपरेचर बढ़ा रही है। वनों की कटाई करना, डिफॉरेस्टेशन इसका मेन फैक्टर माना गया। लगातार गाड़ियों से निकलने वाला जो हीट है, जो निकलने वाली यहाँ पे गैसेस हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण मानी गई है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे तरक्की की गई है इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज की तरक्की से भी यहाँ पे टेंपरेचर बढ़ा है। ठीक है, हम जब बात करते हैं कृषि और पशुपालन, देखो सिंपल सी बात समझना। आप जब यहाँ पे कृषि करते हैं तो जंगल को साफ करना पड़ता है, एनिमल्स के साथ यहाँ पे एनिमल्स की मात्रा बढ़ने से, तो यहाँ पे साथियों कहने की जो डोमेस्टिक डंग है, जो डोमेस्टिक यहाँ पे कचरा वो बढ़ेगा, कचरे को जलाएंगे, कचरे का यूज करेंगे, उससे भी कहने की पोल्यूशन जो बढ़ जाता है। कचरा करते हैं, लैंडफिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजन है जो माने गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के, से बहुत से फैक्टर्स हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं तो वहाँ पे साथियों यहाँ पे टेंपरेचर बढ़ता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि ऐसी गैसें जो यहाँ पे टेंपरेचर को बढ़ा देती हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं साथियों ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ऐसी गैसें जो हमारे वैश्विक तापमान को बढ़ाने का प्रयास करती है, मतलब ऐसी गैसें जिनके द्वारा यहाँ पे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन फैक्टर मानी जाती है, वो बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। अब ग्रीन हाउस गैसें दो तरह से होती है, एक होती है प्राकृतिक गैस, एक होती है मानव निर्मित गैस। देखो ग्रीन हाउस गैस में साथियों बात करते हैं किस बारे में, वाटर वेपर के बारे में, जिसे बोलते हैं जलवाष्प। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा कि वाटर वेपर किसमें शामिल है, ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। मीथेन किसमें शामिल है, ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। और ओजोन को भी शामिल किया गया किसमें, यहाँ ग्रीन हाउस गैस में। ये ऐसी गैसें हैं जो प्राकृतिक तरीके से विश्व का तापमान बढ़ाती हैं। ये मानव निर्मित नहीं है, मतलब नेचुरल तरीके से टेंपरेचर बढ़ाने में मदद कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो टेंपरेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिसमें सबसे मेन गैस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कर दें, या जिसे बोलते हैं कार्बन का उत्सर्जन कम कर दें, तो इससे भी ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम मात्रा में रोका जा सकता है। दूसरा साथियों यहाँ पर है मीथेन भी है। मीथेन तो नेचुरल भी है, सही बात है, मीथेन नेचुरल भी है। और तीसरा है साथी जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के ईंधन से, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है ना, उसमें निकलती कौन सी गैस बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर सारी बात है। अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी है, N2O, और इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि वो कौन सी गैस है, लाफिंग गैस, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस में शामिल करते हैं। तो लाफिंग गैस जो होती है इसको ग्रीन हाउस गैस में भी शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पास प्राकृतिक गैस है साथियों, जो कहां किसमें शामिल है, जो ग्रीन हाउस गैस में शामिल की जाती है, जिससे कहने के विश्व का तापमान बढ़ता है। इसमें सबसे मेन गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम लोग कम करते हैं, प्राकृतिक तरीके से कम होता है। इसका इसका जो उत्सर्जन है, इसका जो एमिशन है, वो मानव निर्मित कारणों से ज्यादा है। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने बता दिया, सारी गलतियां मत करना, पहले बता दी। ठीक है, तो ये हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया, और यहाँ पे साथियों हमारा क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से जितने भी फैक्टर बनते हैं वो सारे फैक्टर मैंने बता दिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्दी बताइए साथियों, कमेंट के माध्यम से क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर नहीं है। आप जो कुछ भी पूछना चाहें मुझसे पूछ लीजिए जल्दी से।
जल्दी से बताओ बेटा, सब क्या यहाँ तक की बात क्लियर नहीं बोला है ना? ठीक है, चलो तो हम लोग मिलते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू और टेक केयर।